हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS में एडमिशन कैसे लें। इसके क्या क्या क्राइटेरिया है यानी एलिजिबिलिटी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे या इनकी फ़ीस क्या है और किस किस डेट के अंतर्गत देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। NIOS में 10th और 12th या और भी कुछ कोर्सेज कराए जाते हैं। मेनली 10th और 12th करने के लिए बहुत सारे लर्नर्स इसमें एडमिशन लेते हैं। 10th और 12th वे लोग अधिकतर करते हैं जिनका जो 10th या 12th किसी कारणवश पढ़ाई छूट जाता है, चाहे हो सकता है फाइनेंशियल या कुछ हेल्थ इशू या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है जिनकी वजह से वो 10th या 12th कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो NIOS की तरफ से जो यहाँ फैसिलिटी है वो दी जाती है और वो यहाँ से 10th या 12th कर सकते हैं। और इनकी मान्यता ये है कि वे किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं 12th के बाद या 10th के बाद। कोई भी स्कूल या कॉलेज में 12th के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। ठीक है, तो 10th और 12th करने के लिए या एडमिशन लेने के लिए क्या करना चाहिए या क्या करना पड़ेगा उसमें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए वीडियो में बने रहें अंत तक। तो सबसे पहले NIOS में जाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो है वो NIOS के वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट है nios.ac.in। अगर इतना याद नहीं है तो सिंपली NIOS गूगल सर्च करेंगे तो आपके मोबाइल पर आ जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि किसी कैफ़े में जाए या फिर लैपटॉप से, आपके स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन जो है उस पर आप कर सकते हैं, वो भी अपने से खुद से। तो जैसे आप NIOS के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले आप नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 यहाँ आपको दिख रहा है। ये अलग चीज़ है, मैं आपको डीपली सब कुछ बताऊंगी, बाकी सारी चीज़ें भी बताऊंगी, पर एक वीडियो में तो कम्प्लीटली नहीं हो पाएगा, इसीलिए आज के लिए सिर्फ स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2 के बारे में ही चर्चा करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1। देखिए, NIOS में जो एडमिशन लेते हैं क्लास 10th या 12th के लिए, उसके लिए स्ट्रीम 1, 2, 3 और 4 होता है, 4 स्ट्रीम होते हैं। यहाँ जो पहले ये चीज़ दिख रही है वो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2 यहाँ कुछ टाइम के बाद आपको दिख सकता है। तो जो स्ट्रीम 1 है वो फ्रेशर लर्नर के लिए है। फ्रेशर लर्नर कहने का मतलब है जिन्होंने क्लास 10th या 12th का एग्ज़ाम पहले नहीं दिया हुआ है, किसी कारणवश छूटा हुआ है और वो कहीं स्कूल या कॉलेज या कहीं से भी नहीं दिया हुआ है, उसको हम फ्रेश लर्नर बोलेंगे। और जिन्होंने NIOS में ये रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो स्ट्रीम 1 के अंतर्गत होगा उनका रजिस्ट्रेशन। बाकी जो 2 और 3 और 4 है ये अलग चीज़ है, मैं इनके बारे में अलग वीडियो में आपको बताऊँगी। आज के लिए स्ट्रीम 1 ही बताऊँगी। अब स्ट्रीम 1 में ब्लॉक 1 आता है और ब्लॉक 2। स्ट्रीम 1 में ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, ये दोनों चीज़ कहने का मतलब ये है, इतना समझ लीजिए कि साल में 12 महीने होते हैं तो साल में 2 बार यानी 6-6 महीने के अंतराल में एडमिशन लिया जाता है। एक समझ लीजिए B1 और B2 यानी जिसको हम समझ सकते हैं समर सेशन, विंटर सेशन। तो अगर B1 है, ठीक है, ब्लॉक 1 शॉर्टकट में B1 कह रहे हैं, ब्लॉक 1 है जिनका एडमिशन अगर ये B1 में लेते हैं, इनका भी एक समय दिया रहता है। B1 में जिनका एडमिशन होता है वो 16 मार्च से 15 सितंबर के बीच जिनका एग्ज़ाम होता है वो B1 के अंतर्गत आते हैं। और जिनका एग्ज़ाम होता है अप्रैल या मई में, अगले साल अप्रैल या मई में। जो B2 वाले होते हैं, ये B2 जो कहलाते हैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 वाले, जिनका एडमिशन 16 सितंबर से 15 मार्च के बीच होता है, वो B2 यानी ब्लॉक 2 वाले कहलाते हैं और जिनका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो नेक्स्ट लिस्ट है, मैं उस पर दिखा दूँगी तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये क्या है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर से आपको कुछ दिखेंगे। अब ये क्या है, सेकेंडरी यानी क्लास 10th। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि एलिजिबिलिटी, पात्रता, कि एनआईएस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 10th या 12th के लिए तो उनमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो क्लास 10th यानी सेकेंडरी, जिसे क्लास 10th कहेंगे, 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं एनआईएस में, तो उनका जो एज होगा वो मिनिमम 14 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 14 ईयर्स 14 वर्ष होने चाहिए। इससे अगर कम है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे एनआईएस 10th के लिए। और ये जो 14 ईयर्स ऐड होगा वो जिस साल में भी एडमिशन लेंगे उस साल के 31 जुलाई तक वो जो एज है वो देखेंगे। ठीक है, ये 2022 चल रहा है तो 31 जुलाई 2022 तक 14 साल हो जाना चाहिए। या नेक्स्ट ईयर अगर 2023 को कोई लेना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2023 तक उनका 14 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल्फ सर्टिफिकेटेड ये लर्नर जो है, सेम थिंग यही चीज़ बता रही है। अगला पॉइंट है, अ लर्नर अगेन who had studied at the secondary level can also seek admission in NIOS either to complete his course or to improve his परफॉर्मेंस। कहने का मतलब है कि जो लर्नर, इन केस मैंने अभी बताया कि अधिकतर वे लोग एनआईएस से 10th या 12th करते हैं जिनका 10th या 12th किसी कारणवश छूट जाता है, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि वैसे स्टूडेंट जिनका किसी कारणवश हो सकता है कि कुछ किसी सब्जेक्ट में उसका मार्क्स कम आया हो। मान लेते हैं कि बहुत पढ़ाई की हिंदी इंग्लिश में, सोचा था कि 90-80 नंबर आ जाएंगे लेकिन आया है 60-70। तो इम्प्रूवमेंट के लिए यानी कि उसमें और अच्छे मार्क्स लाने के लिए फिर से उस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, जो अभी तक जो पॉइंट था वो सीनियर सेकेंडरी के लिए नहीं था, वो सेकेंडरी के लिए था, यानी कि 14 साल तक होनी चाहिए मिनिमम। अब सीनियर सेकेंडरी के लिए ये है कि मिनिमम एज जो है, अगर एनआईएस के लिए 12th करना चाहता है एनआईएस में, तो उसका मिनिमम एज जो है वो 15 साल होना चाहिए 31 जुलाई, और जिस साल में वो एडमिशन या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। क्लास 10th के लिए कितना था 14 और 12th के लिए 15, ये याद होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर किसी ने 10th कर लिया है और वो 12th करना चाहते हो तो 10th करने और 12th के बीच 2 साल का गैपिंग बिल्कुल होना चाहिए। तो इतने सारे पॉइंट हैं। अब अगला पॉइंट पे हम चलेंगे। अगला है इम्पॉर्टेंट डेट्स। देखिए, एकेडमिक जो सेशन है यानी ईयर है वो चेंज हो जाता है, लेकिन बाकी जो डेट है वो सेम ही रह जाता है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे है ब्लॉक और ऑनलाइन एडमिशन। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रीम 1 के लिए यहाँ बात हो रही है, तो स्ट्रीम 1 में ब्लॉक 1 है और एक ब्लॉक 2 है, तो दोनों के बारे में यहाँ डिटेल दिया हुआ है। डेट्स ऑफ ऑनलाइन एडमिशन स्ट्रीम 1, यहाँ पे फीस है, और एग्जामिनेशन इन विच द स्टूडेंट कैन अपीयर फर्स्ट टाइम। चलिए इसको हम थोड़ा सही से अच्छे से समझते हैं। देखिए, ब्लॉक 1 वाले जो हैं, अगर एडमिशन अगर वो लोग लेते हैं 16 मार्च से 31 जुलाई, तो जो नॉर्मल फ़ी लगते हैं उतने ही लगेंगे। और ब्लॉक 1 वाले का जो एग्ज़ाम होता है वो अगले साल अप्रैल मई में होता है। जिस साल ब्लॉक 1 वाले एडमिशन लेंगे इन डेट्स के अंतर्गत उनका अगले साल एग्ज़ाम होता है, वो भी कब, अप्रैल या मई में। कभी कभी किसी साल क्या होता है, किसी कारण बस पोस्टपोन भी हो जाता है, लेकिन अधिक दिनों तक नहीं होता है। अप्रैल मई, ज़्यादा से ज़्यादा जून तक
पहुंच सकता है। जैसे कि अभी पिछले सालों कोरोना जो पैंडेमिक सिचुएशन थी, उस वक्त तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था और टाइम भी ज़्यादा लग गया था, तो वो अलग चीज़ है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर एडमिशन जो है 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच लेते हैं तो उसको लेट फ़ी लगेगा 200 रुपये। इसी प्रकार अगर 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच लेते हैं तो उन्हें देना पड़ेगा लेट फ़ी 400, एडमिशन फ़ी के साथ प्लस 400। और नेक्स्ट क्या है, अगर 1 सितंबर के से 15 सितंबर के बीच लेते हैं तो जो नॉर्मल फ़ी है प्लस 700 रुपये लेट फ़ाइन लगेंगे। तो ये डेट आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये ब्लॉक 1 के लिए है। सिमिलर हम ब्लॉक 2 में चलेंगे। ब्लॉक 2 में क्या है, जिनका एडमिशन मैंने बताया था 16 सितंबर से 15 मार्च के बीच होता है और जिनका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर अगले साल होता है, जिस साल वो एडमिशन लेंगे उसके अगले साल उसका एडमिशन होता है, ये ब्लॉक 2 वाले कहलाते हैं, ठीक है। अगर 16 सितंबर और 31 जनवरी के बीच एडमिशन लेंगे ब्लॉक 2 वाले तो उनको नॉर्मल फ़ी देना पड़ेगा, कोई भी लेट फ़ाइन नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर वो किसी कारणवश अगर उन्हें पता नहीं चले या पैसे की अरेंजमेंट ना हो तो लेट हो ही जाता है किसी कारण से, तो वो अलग बात है। तो अगर 1 फरवरी से 15 फरवरी तक एडमिशन ले तो उन्हें नॉर्मल फ़ी जो लगेगा वो लगेगा प्लस 200 लेट फ़ाइन। इसी प्रकार से 16 फरवरी और 28 फरवरी के बीच अगर कोई एडमिशन लेते हैं ब्लॉक 2 वाले तो उनको 400 रुपये एक्स्ट्रा लेट फ़ी लगेंगे। इसके अलावा 1 मार्च से 15 मार्च के बीच अगर लेते हैं तो उनको नॉर्मल फ़ीस प्लस 700 रुपये फ़ी उसमें ऐड करके और लगेंगे लेट फ़ाइन के रूप में। तो ये सारे डेट आपको याद रखने हैं। कोशिश करना चाहिए कि जो दिए गए डेट हैं नॉर्मल फ़ी के लिए उसी में एडमिशन ले लेना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि किसी कारणवश लेट हो ही जाता है तो सब अपने हिसाब से देख लेंगे। अब नेक्स्ट है फ़ी डिटेल। फ़ी डिटेल पे हम जाएंगे तो फ़ी डिटेल कुछ इस तरीके से हैं, कितने फ़ीस देने पड़ेंगे क्लास 10th के एडमिशन के लिए या फिर क्लास 12th के एडमिशन के लिए। तो यहाँ फ़ी स्ट्रक्चर देख लेंगे। फ़ी स्ट्रक्चर है ऑनलाइन एडमिशन स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 दोनों के लिए। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कोर्स है, कोर्स यानी या तो सेकेंडरी होगा या तो सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी के हिसाब से। ये जनरल कैटेगरी जिसमें मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। एग्जैम्प्टेड कैटेगरी यानी जो SC ST माइनर PWD या एक्स सर्विसमैन है उसके लिए अलग फ़ी होती है। सब देखेंगे। तो यहाँ पे सेकेंडरी कोर्स का सबसे पहले देख लेते हैं। सेकेंडरी कोर्स के लिए जो क्लास 10th के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वो 5 सब्जेक्ट लेते हैं, कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं, मिनिमम 5 तो आपको लेना ही है। 5 सब्जेक्ट अगर लेते हैं और अगर जनरल से हैं और वो मेल है, जनरल से है और मेल है तो उन्हें 1800 देने पड़ेंगे, ठीक। उसी प्रकार अगर क्लास 10th में कोई जनरल फीमेल लर्नर है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं 5 सब्जेक्ट के साथ तो उनका टोटल फ़ी जो है वो लगेगा 1450 रुपये 5 सब्जेक्ट के लिए। 5 सब्जेक्ट के लिए टोटल फ़ी है। और अगर कोई SC ST माइनर PWD एक्स सर्विसमैन है, मेल या फीमेल दोनों के लिए, तो उनका जो 5 सब्जेक्ट का जो पेमेंट है, फ़ी स्ट्रक्चर उनको 1200 ही देने पड़ेंगे, क्लास 10th के लिए है। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट आप लोग जानते ही होंगे। एडिशनल सब्जेक्ट ये है कि अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिए हैं और 5 सब्जेक्ट लेने के बाद अगर आपने मान लेते एक सब्जेक्ट जो है एडिशनल ले रखा है, इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर जाते हैं तो ये जो एडिशनल है अगर इसमें आप पास करते हैं तो ये इसका जो नंबर है एडिशनल का वो उस फेल किए हुए सब्जेक्ट का जगह ले लेगा। यानी अगर आप एडिशनल में पास हैं तो उसको आप इसमें पास माने जाएंगे, क्योंकि इसको आप फेल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि एक एडिशनल ले रखा है, एडिशनल में पास हो जाएंगे तो आप पास कहलाएंगे। इसीलिए आपको एडिशनल सब्जेक्ट एक ले लेनी चाहिए। तो अगर एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं
तो अगर एक सब्जेक्ट लेंगे तो 720 रुपये लगेगा, चाहे वो जनरल मेल हो, चाहे जनरल फीमेल हो, या अदर SC ST PWD या एक्स कैंडिडेट हो। ठीक है, तो ये जो है एडिशनल सब्जेक्ट का जो फीस है वो सबके लिए बराबर है, यानी 720। अगर एक सब्जेक्ट लेते हैं तो 720, दो लेते हैं तो 1440, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट सीनियर सेकेंडरी के लिए देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी के लिए अगर 5 सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं और अगर जनरल मेल लर्नर है तो उसे 2000 देने पड़ेंगे 5 सब्जेक्ट के लिए। उसी प्रकार फीमेल जनरल के लिए 1650 देना पड़ेगा, और SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन के लिए 1300 ही देने पड़ेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट रखना चाहता हो तो जैसे सीनियर कोर्स के लिए वैसे सीनियर सेकेंडरी में भी SC ST मेल फीमेल या जनरल मेल फीमेल सभी लर्नर्स के लिए पर सब्जेक्ट जो है वो 720 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, यह है फ़ी स्ट्रक्चर। अगला जो दिया हुआ है ये डुअल इनरोलमेंट या TOC, ये अलग चीज़ है, मैं इसे अलग वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। अब यहाँ पे और एक चीज़ आप लोगों को देख लेना है, अगर आप लोगों को एडिशनल सब्जेक्ट जो ले लिए हैं और आपको वो पसंद नहीं है, आप चेंज कराना चाहते हैं, या मेन सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। फीस फॉर चेंज ऑफ अ सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट, जो आप सब्जेक्ट ले चुके हो चाहे मेन के लिए एडिशनल के लिए, अगर आप वो चेंज करना चाहते हो, और अगर आप सीनियर सेकेंडरी हो या सेकेंडरी कोर्स 10th या 12th दोनों के लिए, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो कोई एक सब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको 720 रुपये लगेंगे। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल चीज़ें हैं। और एक चीज़ है यहाँ पे, एक और पॉइंट है, इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखना है। जो भी आपको नॉर्मल फ़ी अगर समय रहते कर लिया या फिर देरी से कर लिया लेट फाइन के साथ एडमिशन, उसके अलावा जितने पैसे हैं मेंशन वो तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा चाहे आप स्ट्रीम 1 वाले हो, 2 वाले हो, 3 या 4 वाले हो, जो भी हो, आपको जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एक्स्ट्रा आपको 50 रुपये उसमें देने पड़ेंगे, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस जो कि कहलाता है। तो ये 50 रुपये उसमें ऐड करके आपको देने पड़ेंगे। तो ये थी। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, आगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पे जाएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। चाहे आप क्लास 10th या 12th में जो आप एडमिशन लेना चाहोगे तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा। यहाँ पर है रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। रिसेंटली आप अगर फ़ोटो खिंचवाएं तो अच्छी बात है, पुराने फ़ोटोज़ नहीं दे तो ही अच्छा है। 2-3 महीने या 3-4 महीने आसपास का भी फ़ोटो है तो चलेगा, आपको फ़ोटो देने पड़ेंगे। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का कलर फोटोग्राफ। ठीक है, सिग्नेचर आपको चाहिए, सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा। सिग्नेचर ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में हो, आप हिंदी में भी दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, लेकिन वो ब्लैक इंक से देना पड़ेगा। ऑनलाइन अगर आप सबमिट करना चाह रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही होता है, तो ऑनलाइन करेंगे तो आप क्या करेंगे, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है, चाहे फ़ोटो है, फ़ोटोग्राफ्स है, आधार कार्ड है वगैरह वगैरह, तो आप उसको सबसे पहले अच्छे से मोबाइल में स्कैन कर ले। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो, कैफ़े से अगर कर रहे हो तो कैफ़े वाले ही कर देंगे। और ये जो ब्लैक इंक से अगर आप सिग्नेचर करोगे तो आपका जो पेज होगा बिल्कुल वाइट होना चाहिए, इससे आपका सिग्नेचर सही से दिखता है। अगला है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड एट्सेट्रा। न्यू लर्नर्स के पास आधार कार्ड तो होगा ही होगा, तो आप सिंपली आधार कार्ड या इसके अलावा राशन कार्ड, पासपोर्ट कार्ड ये सब दे सकते हैं, लेकिन आई थिंक आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहेगा। एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, तो इसके लिए आप एक आधार कार्ड लगेंगे। वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लाइक आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड आउट ऑन इट इन द DDMMYI फॉर्मेट। बर्थ सर्टिफिकेट, इसका मतलब ये है कि आपका जो बर्थडे है
बर्थ, अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग क्लास 10th का मार्कशीट भी देंगे तो चलेगा, सिर्फ आपको बर्थडे दिखाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप 10th में हैं तो आपको एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, और आधार कार्ड में अगर आपका बर्थडे दिया हुआ है वो भी इस फॉर्मेट में, पहले डीडी यानी डे, मंथ और ईयर, इस फॉर्मेट में अगर है क्लियरली तो आप उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे है वैलिड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस लाइक आधार कार्ड विथ कंप्लीट एड्रेस प्रिंटेड ऑन इट, वैलिड पासपोर्ट एट्सेट्रा। रेसिडेंशियल अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आपको आधार देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास रेसिडेंशियल जो कार्ड सर्टिफिकेट होते हैं अगर वो नहीं है आवासीय, तो आप आधार कार्ड में, क्योंकि आधार कार्ड में आपका एड्रेस लिखा रहता है, तो आप इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड के अलावा वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल या वोटर आईडी, राशन कार्ड या इस तरीके से जो भी कार्ड हैं वो आप दिखा सकते हैं। तो मिनिमम इतने सारी चीज़ें आपको लगेगी। उसके अलावा जो मेन चीज़ है और क्या क्या लगेंगे देख लेते हैं। क्लास 10th मार्कशीट इन केस ऑफ सेकेंडरी कोर्स, और क्लास 10th मार्कशीट इन केस ऑफ सीनियर सेकेंडरी कोर्स। कहने का मतलब है अगर आप क्लास 10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 8 का मार्कशीट लगेगा, और अगर 12th करना चाहते हैं तो 10th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट है सोशल कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट इन केस द लर्नर बिलोंग्स टू SC ST OBC सोशल कैटेगरी, या एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इन केस ही सी इज एन एक्स जो है सर्विसमैन। इसका मतलब ये है कि अगर आप एग्जाम्प्टेड केस में आते हैं, यानी इस कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC या PWD या एक्स सर्विसमैन में, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा, तभी आपको माना जाएगा कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और तभी आपके जो पेमेंट है उसमें कटौती की जाएगी। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अभी बताया, इन सब ये दिखाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट फेल मार्कशीट ऑफ प्रीवियस बोर्ड फेलिंग विच ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट TOC मार्क्स विल नॉट बी। ये जो है TOC जो है वो उन लर्नर के लिए है जो फेल हो चुके हैं कोई सब्जेक्ट में, और वो NIOS से जो फेल सब्जेक्ट है वो कंपार्टमेंट देना चाहते हैं, उनके लिए है। जो न्यू लर्नर्स है, फ्रेशर लर्नर्स, उनके लिए ये नहीं है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे मेनली। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट TOC ये आपके लिए नहीं है, ये फेल कैंडिडेट के लिए है जो किसी बोर्ड से फेल हो चुके हैं और उस सब्जेक्ट का NIOS में एग्ज़ाम देकर इम्प्रूवमेंट या पास होना चाहते हैं। तो फ्रेशर लर्नर के लिए नहीं है। तो हम चल जाएंगे अदर डिटेल में। अदर डिटेल में भी आप इस तरीके से देख सकते हो, ऑनलाइन सबमिशन के लिए है, रजिस्ट्रेशन के लिए है। जब आप ऑनलाइन सबमिशन कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ कुछ अदर डिटेल भी है। वो डिटेल इस प्रकार है, यहाँ पर आप देख लेंगे फर्स्ट पॉइंट पर, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 you will get a confirmation on your email address and mobile number submitted during registration process। तो जब आप सक्सेसफुली सबमिशन करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 है, कुछ टाइम के बाद ब्लॉक 2 भी हो जाएगा। तो ऑनलाइन सबमिशन के बाद जो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे जो फॉर्म में आप डालेंगे, उसी पर आपको रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन को जो मेल है या मैसेज है वो आपको मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग कंफर्म करते हैं एडमिशन, फिर आपको मैसेज करते हैं। नेक्स्ट जो है, यू कैन मेक द पेमेंट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और यू कैन also make the payment later by logging into student panel using the username and password sent to you in your email। सेकेंड पॉइंट जो है
वो ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो उसी टाइम आप रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो स्टूडेंट पैनल है उसका यूज़ करके यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के वापस उसमें जो पेमेंट है मेक पेमेंट वहाँ पे आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ईमेल पर या मैसेज के मोबाइल नंबर जो दिया रहता है प्रोवाइड आप करेंगे देंगे, उसी में आपको मैसेज मिलेगा। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट वो ये है कि आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी यू विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल विथ पेमेंट रिसिप्ट। You can also print download your payment receipt and your application form from your dashboard after login। इसका मतलब ये है कि जब आप पेमेंट कर लेंगे, जो पेमेंट हो चुका होगा एडमिशन का, उसके बाद आप जो NIOS है आपसे कम्युनिकेट करेगी। कम्युनिकेट कहने का मतलब है कि समय समय पर जैसे कि नोटिफिकेशन कुछ देते रहती है कि अमुक इतने डेट तक आपको TA में सबमिट करना है, एग्ज़ाम जो है फ़ी सबमिट करना है वगैरह वगैरह। इसके अलावा जब आप पेमेंट कर लेंगे तो आपको रिसिप्ट भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कम्युनिकेट करेगी। और इसके बाद आप जो पेमेंट रिसिप्ट होगा वो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आपका जो ID लॉगिन ID या पासवर्ड होगा जो दिया जाएगा उससे आप स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड होगा उस डैशबोर्ड में जाके आप वहाँ से लॉगिन करके डैशबोर्ड पर जो फॉर्म है एडमिशन फॉर्म हो चाहे रिसिप्ट हो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेसिक डिटेल हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2 के लिए अगर NIOS में क्लास 10th या 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ ये विशेष जानकारी थी। उनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं या चाहिए, इम्पॉर्टेंट डेट्स, क्या क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, फ़ी डिटेल्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा अदर डिटेल, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया या फिर कहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। इसी प्रकार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।